मैंने इंटरव्यू में कहा था वतीन को भी, गंडापुर साहब को पैसे की ऑफर हुई, उसने पैसे उठाए, मेरे पास उसका प्रूफ मौजूद है। ठीक है जी। बाद में मुझे पता चला कि उसने पैसों के ऊपर उसने हमारे इलेक्शन में धांधली की थी। 37 अरब में कंप्लीट हो रहा है या 17.5 अरब में कंप्लीट हो रहा है, उसको 56 अरब पे क्यों ले गए? क्योंकि पीछे से उन्होंने इसमें गिलगित बल्तिस्तान में PMLN को मजबूत करने के लिए दोनों बाजू से बाजू मिलाकर हम दोनों पार्टी के लिए हैं। मैं आज भी रज़ाउल्लाह को अपना भाई समझता हूँ, अपना साथी समझता हूँ, अपना दाएं बाएं बाजू समझता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है रज़ाउल हक मदनी साहब और मैं एक साथ कैंपेन चलाएं हमारे लोगों की। आज मैं आपके चैनल के हवाले से बताना चाहता हूँ, अगर ऐसी केस, ब्राइब के केस या सिफारिश कल्चर अगर किया है, मैंने अपने ख़ानदान के लिए किसी के लिए मैंने अनड्यू फेवर किया है, तो मैं आपके चैनल के वसातत से खुल के मैं बताना चाहता हूँ, आए मेरे खिलाफ केस का तहसील बनाए तो नोटिफिकेशन ले आए। एक दूसरा जी थले वालों ने क्या तहसील का मुतालबा किया था। बेशक अगर मुश्ताक साहब थले को ज़िला बनाना चाहें, सूबा बनाना चाहें, मेरे को इतराज़। अगर अवाम वोटर सपोर्टर अगर हमारे साथ ना हो, उनके मशवरे को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो हम खुद से आप सियासत कर नहीं सकते। अलबत्ता अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ HD। एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को ओपन टॉक में खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। नाजरीन, हम कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ के हवाले से जितने भी सियासी शख्सियात हैं और समाजी शख्सियात हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो सर्दी की आमद है और उसी वक्त हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो सियासी जो दर्जा हरारत है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आज हमारे दरमियान बात करने के लिए शरीक गुफ्तगू हैं साबिक़ वज़ीर तालीम इब्राहिम सनई साहब और रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि हल्का 1 गांचे की जो सियासी मंजरनामे के हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और उनके साथ ही साथ जब पिछले इतवार में जब ये सूबाई वज़ीर तालीम रहा है ज़िला गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का, तब तालीम के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा खिदमात थे तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। ख़ासकर जो KIU के हवाले से लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे बोर्ड के हवाले से, तो उनको चेंज करके फेडरल बोर्ड में कन्वर्ट की हैं। तो असातिज़ा के भी इशूज़ चल रहे, तो इनको पता, इस हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि अभी तक ये जो इशूज़ क्यों हल नहीं हो रहे। तो साबिक़ वज़ीर तालीम रहा है, तो इस हवाले से इनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आपने हमारे चैनल के लिए वक्त दी। अच्छा सनई साहब, हम अपने प्रोग्राम आगे ले जाने से पहले हम आपसे एजुकेशन के हवाले से कुछ सवाल करना ज़रूरी समझते हैं। सर ये कहा जाता है कि जब आप वज़ीर तालीम थे तो उस वक्त आपकी जो तालीमी इस्लाहत थे वो काबिल दीद थे, लेकिन सर अभी जो टीचर के इशूज़ है वो जब आप वज़ीर तालीम थे उस वक्त से सर उनके जो सर्विस टीचर नहीं मिल रहे हैं, उनकी जो प्रमोशन के हवाले से उनके जो स्केल नहीं मिल रहा है, इसकी वजह क्या है सर? क्यों इसको बार बार इल्तवा का शिकार कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि हम सियासी नुमाइंदे होते हैं, 5 साल के लिए हमें अवाम मैंडेट देते हैं, तो अवाम की जो मैंडेट दिया है उसके मुताबिक इंसान जब एक ज़िम्मेदारी लेते हैं बहैसियत मिनिस्टर किसी भी महकमे का, वो ज़िम्मेदार होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो महकमे के अंदर इस्लाहात लाएँ, और इस्लाहात उस वक़्त तक नहीं ला सकते जब तक आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट न बने, क़ानून साज़ी न करें। तो मेरे 5 साल दौर में मैंने तकरीबन 8 से 9 इस्लाहाती जो बिल था वो असम्बली में लाया और उस असम्बली से बिल पास हुआ। और मुझसे पहले आपको पता है एजुकेशन के जो सूरत हाल GB का बहुत बुरा हाल था। आप असर रिपोर्ट है यानी एनुअल एजुकेशन स्टेटस रिपोर्ट के नाम से पाकिस्तान के तमाम सूबों बशुमल उस वक़्त हमारे फाटा होते थे, इन सब की असेसमेंट होता है सालाना, और बोर्ड आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए से ये इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है ना जी। बाकी उसके ऊपर आपका हायर एजुकेशन कमीशन है, ये लोग डील करते हैं। बताएं, ये जो हुकूमतें गिरते बनते हैं तो क्या उनमें लोग तब्दील नहीं होता और भी लोग नहीं आते? चूँकि अवाम के अंडर प्रेशर उनके जो आपके पॉलिटिकल जो लीडर होता है ना, बुनियादी तौर पर पब्लिक वोट पे होते हैं, तो हम वहाँ जाने पे हम मजबूर हैं, जो हमारे वोटर सपोर्टर हमें लेके जाते हैं। मसलन मेरा PTI में जाना मेरे वोटर सपोर्टर की वजह से था,
उनके राय और उनके मशवरों से था। आज अगर मैं नून में हूँ तो उनके मशवरों की वजह से, अगर मैं पार्लियामेंट में पहुंच सकता हूँ तो सपोर्टर की वजह से, वोटर की वजह से, आवाम की वजह से है। अगर आवाम, वोटर, सपोर्टर अगर हमारे साथ ना हो, उनके मशवरे को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो हम खुद से आप सियासत कर नहीं सकते। अलबत्ता अगर हम नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करें, हम एक नजरियाती सियासत के साथ आगे बढ़ें, तो वो उसका ताल्लुक इलेक्शन से नहीं होता, उसका ताल्लुक असम्बली से नहीं होता। उसने एक इनकलाबी किस्म के सियासी नारे लगाते हैं, और हमारे गिलगित बल्तिस्तान इनकलाबी नारों के मुतहमिल नहीं। बिलखुसूस पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, अब ये चीज़ें चल नहीं रहे हैं। यहाँ आपको आलमी सियासत और मुल्की सियासत के साथ, मकामी सियासत के साथ अपने आप को हम आहंग रखना होगा। जब आप हम आहंग रहेंगे, लोगों के राय, लोगों की जमहूरी जो राय हैं उसके साथ चलेंगे, तो फिर आपको ये तब्दीलियाँ आपको और मुझे कबूल करना पड़ेगा। अच्छा सर, आपकी जो 2020 की जो इलेक्शन में आप हार गए, तो आप क्या समझते हैं, सही इलेक्शन में आपको हराया गया है या आप उस हार पर उसमें मुझे हराया गया, मैं जीता हुआ था उस वक्त भी। तो पीटीआई की हुकूमत थी ना? पीटीआई की हुकूमत होने के बावजूद तो मैंने बहुत, एक दफ़ा मैंने इंटरव्यू में कहा था वतीन को भी, गंडापुर साहब को पैसे की ऑफर हुई, उसने पैसे उठाए, मेरे पास उसका प्रूफ मौजूद है, ठीक है जी। बाद में मुझे पता चला कि उसने पैसों के ऊपर उसने हमारे इलेक्शन में धांधली की थी, एडमिनिस्ट्रेशन को उसने कंट्रोल किया था गंडापुर ने। इसके अलावा भी हमारे पॉलिटिकल और फैक्टर्स थे, उन्होंने भी मुझे हराने के लिए बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। उसमें हमारे साबिका गवर्नर राजे जलाल भी शामिल था, उसने ख़ुद अपने जेब से पैसे दे के अपने टाउट्स को मेरे ख़िलाफ़ हलकों में फिराया। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे थे जो मेरा जीता हुआ जो गेम था उन्होंने हरवाया, और मेरे लोगों ने कहा जी इसको केस करें। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारा अदालती निज़ाम में जितने भी हमसे पहले केस हुआ है, वो 5 साल से पहले फैसला नहीं हो, क्विक फैसले का हमारे यहाँ पर कोई रिवायत नहीं है। तो मैंने अपने लोगों का कहा जी 5 साल के कोई वो भी रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनमें से 2-4 प्रोजेक्ट पे जो उन्होंने किकबैक लिया था या वहाँ पर ब्राइब हुआ था, उसके ऊपर FIR अभी दर्ज हो चुके हैं, और इसके अलावा और भी केसेस आगे जा रहे हैं। तो ये आवाम को दिखाना मकसूद था ये किया। आज मैं आपके चैनल के हवाले से बताना चाहता हूँ, अगर ऐसी केस, ब्राइब के केस या सिफारिश कल्चर अगर किया है, मैंने अपने ख़ानदान के लिए, किसी के लिए मैंने अनड्यू फेवर किया है, तो मैं आपके चैनल के वसातत से खुल के मैं बताना चाहता हूँ, आएँ मेरे ख़िलाफ़ केस करें। अब मतलब एक हमारा बंदा है, उसने कहा जी ये थले ट्रक रोड पे मैंने करप्शन की है, तो मैं उनको दावत आम देता हूँ, जाएं कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़ केस करें। अगर मैंने 1 रुपये भी लिया है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, अगर नहीं है तो अच्छे बुरे का जो ब्राइब करते हैं, ठीक है जी, उनमें, और जो ना करने वाले हैं उनमें वजाहत होनी चाहिए। और इल्ज़ाम लगाना सोशल मीडिया पे या प्रोपेगेंडा करना और है, सामने आके बोलना और है। तो मैं आपकी चैनल के ज़रिए से उनको दावत देता हूँ, आए मेरे ख़िलाफ़ करप्शन अगर मैंने किया है तो जाएं कोर्ट में और मुझे घसीटें, अगर नहीं है तो जिन लोगों ने करप्शन किया है उनके ऊपर पर्दा ना डालें। अच्छा सनाई साहब, आपसे जब भी आपने थले ब्लॉक के हवाले से बात की ना सर, तो फिर अभी हम 2-3 दिन से भी ये देख रहे हैं कि जिसमें आप जो मुंतखब नुमाइंदे हैं मुश्ताक साहब, वो इस चीज़ की क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने थले को अभी तहसील ला के दी है सर। तो इस हाल से क्या कहेंगे कि आप इस कामयाबी को उनको देना चाहेंगे या इसमें भी आपको कोई हाथ है सर? नहीं, मैंने तहसील की मैंने बात नहीं की। अगर थले तहसील बनाए तो नोटिफिकेशन ले आए, थले को तहसील बनाए तो नोटिफिकेशन ले आए। एक दूसरा जी, थले वालों ने क्या तहसील का मुतालबा किया था। बेशक अगर मुश्ताक साहब थले को ज़िला बनाना चाहें, सूबा बनाना चाहें, मेरे को इतराज़ नहीं है, वो मेरा इलाका है, बहुत अच्छी बात है, वो करें। लेकिन इसका नोटिफिकेशन मैंने कहीं नज़र नहीं आया, ये एक अफवाह है। अभी इनके पावर सीज हो रहे हैं, अगले 1 महीने के बाद इनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है, तो कहाँ है वो नोटिफिकेशन? ले आए नोटिफिकेशन, हम सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा सर, आपके हलके में एक अहम प्रोजेक्ट सर जो सियासी नज़र भी हम कह सकते हैं सर, जो अभी मुश्ताक साहब के पास जो अभी हुकूमत भी है ना सर, उसके पास जो वज़ीर बरक़ियात, तो आपके वहाँ पर गवाड़ी में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहे थे, तो उसको ख़त्म कर दिए गए और ये कहा जा रहा है कि इसमें नून लीग वालों का हाथ है सर। हफीज़ुर रहमान साहब का नाम लें, इसके हवाले से क्या कमेंट करेंगे सर? इसके जवाब तो हफीज़ुर रहमान साहब खुद दे दें, ठीक है ना जी। हफीज़ुर रहमान साहब इन्वॉल्व है या नहीं है? बात यह है जी, इस प्रोजेक्ट को मैंने इस्लामाबाद में जाकर प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाके, वहाँ से उस ज़माने में भी
हमारे दौर में भी एहसन इकबाल साहब मिनिस्टर था, उनसे मिला। इसके बाद प्लानिंग डिवीजन मिनिस्ट्री में एक डिवीज़न है, ये एनर्जी डिवीज़न में उसका जो इंचार्ज था वो कराची से था, एक शहीद साहब थे, उनका नाम पूरा नाम मैं अभी भूल गया हूँ, जैदी खान था। दूसरा सेकंड इन कमांड थे जो हमारे हमीद बलगारी साहब। तो एहसन इकबाल, हमीद बलगारी साहब और जैदी साहब से मिल के मैंने इस प्रोजेक्ट को एक्निक में डाल के इसको मंजूर करवा कर हमारे 2020 में हमारे गिलगित बल्तिस्तान के एडीपी का हिस्सा बना था। उस वक्त इसमें 8.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था ये, और 30 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। इसको अप्रूव करके प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी लगा, अच्छा स्टाफ भी लगा, और अब तक उस प्रोजेक्ट पर 80 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। लोगों के तनख्वाहों के मद में, गाड़ियों के मद में, फ्यूल की मद में, ये सारा आने के बाद फिर ये 16 अरब पे 17 अरब पे चले गए, 17.5 अरब पे। इसके बाद ये 34 अरब पे जाकर इसके टेंडर भी हो गया। टेंडर होने के बाद ये सिंगल बिडिंग हुआ। सिंगल बिडिंग में शाहीन एंड सन ने ठेका लिया, तो 4-5 और ठेकेदार थे, मैं तफसील आपको बता रहा हूँ। और ठेकेदार थे, कंपनीज थे, उन्होंने भी इसमें बिडिंग में हिस्सा लिया। तो शाहीन एंड सन ने सिफारिश के ज़रिए से अपने आप को सिंगल बिडिंग करवाया, और अपने नाम पर जब उन्होंने टेंडर अपने नाम पर किया तो बाकी कंपनीज ने इसके ख़िलाफ़ केस की। वो केस उन्होंने सबसे पहले वो जीआरसी में गए, इसके बाद पीआरसी में गए। ये ग्रीवेंसेस को, गुस्से को, लोगों की शिकायत सुनने के इदारे हैं। उन्होंने भी दीगर कंपनीज के हक़ में फ़ैसला दिया। फैसला देने के बाद जब इस पर काम शुरू होना था तो वो काम शुरू नहीं हो सका, चूँकि ये जो शाहीन इंसान था ये कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में जाकर वहाँ से उसने मैनेज करके इस प्रोजेक्ट को 34 अरब पर टेंडर करने के बजाय ये 56 अरब पे चले गए। और इसके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हाथ था, उसमें अमजद साहब भी शामिल थे, और शाहीन इंसान के जो उनका अपने घर का बंदा है जो वो जमील साहब हैं। ये सब मिला के इस प्रोजेक्ट को इनके नाम पर अदालत से उन्होंने फैसला लिया। ये कहकर जी आप खुद बताएं, एक प्रोजेक्ट 37 अरब में कंप्लीट हो रहा है या 17.5 अरब में कंप्लीट हो रहा है, उसको 56 अरब पे क्यों ले गए? चूंकि पीछे से उन्होंने इसमें किकबैक लाना था, अपने मफादात इसमें रखे थे। तो मसला ये था कि अगर जमील 56 अरब रुपए में इस प्रोजेक्ट को लेके कामयाब होता तो इसमें से 10 अरब अगर पीपल्स पार्टी के इलेक्शन में अगर खर्च करें तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में 10 अरब में लोगों को ख़रीदा जा सकता है। तो ये डर शायद हफीज़ साहब को हुआ होगा। हफीज़ साहब को 2 नुक्ता नज़र हो सकता है, एक तो उसके ज़ाती रिवलरी है वो, इसकी वजह से। दूसरा ये जी कि इसमें तकरीबन निस्फ से ज़्यादा यानी 20 अरब से ज़्यादा करप्शन था। तो उन्होंने कहा जी ये 34 अरब से 56 अरब पे कैसे गए, इसको ज़रा देख लें। यकीनन वो एक पार्टी का जिम्मेदार आदमी है, तो उन्होंने आगे बात की होगी, इसके ऊपर ज़रा इंक्वायरी करके देखें यहाँ करप्शन तो नहीं हो रहा है। एक दूसरा ये जो सवालात उठ रहे हैं हफीज़ पे, जायज़ या नाजायज़, जवाब आपको देना चाहिए। अगर हफीज़ साहब का हाथ है तो तुम्हें पूछना चाहिए। वजीर तुम हो और इल्ज़ाम हफीज़ पे लगा रहे हो, और ऊपर से हफीज़ के जूते सीधा करने के लिए बैठे हुए हैं। ये दोगलापन आवाम के सामने, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के सामने, पढ़े लिखे लोगों के सामने ये बयान नहीं चल सकता। अच्छा सनाई साहब, अब हम अभी आने वाले इलेक्शन के हवाले से हम थोड़ा बात करते हैं सर। तो रज़ल हक मदनी जो आपके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पे, तो वो भी कह रहे हैं कि टिकट का उम्मीदवार मैं हूँ, तो सनाई साहब के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट करके नहीं आया कि हम उनको टिकट देंगे। तो इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे सर आप? मैं रज़ल हक के साथ मेरा कोई टिकट रज़ल हक मुझे दे देगा, मैं रज़ल हक को दे देगा, ना उसके हाथ में अख्तियार है ना मेरे हाथ में अख्तियार है। हमारे इलाके के अमायदीन ने, जिसमें 7-8 लोग थे, रज़ल हक साहब और मैं एक जगह पर बैठाया और उन्होंने कहा जी आप दोनों एक होके इलेक्शन लड़ना है। रज़ल हक भी मान गए, मैं भी मान गया, और हमने हल्फ़न कुरान पे हाथ रख के, दोनों भाई ने हाथ रख के ये कहा, ये हमारा एग्रीमेंट है कि हम दोनों मिल के गांछे में, बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में PMLN को मजबूत करने के लिए दोनों बाजू से बाजू मिलाकर हम दोनों पार्टी के लिए काम करेंगे। हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। और टिकट के हवाले से ये है जी, हम हमेशा ये होता है कि इलेक्शन के करीब हर पार्टी, जो हमारे मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं, वो पार्लिमानी बोर्ड बनाते हैं।
पार्लिमानी बोर्ड तजिया करते हैं कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, और पार्लिमानी बोर्ड फैसला करते हैं टिकट किसको देना है। और हम दोनों का एग्रीमेंट ये है, अगर रज़ाउल हक को टिकट देते हैं तो मैं उसके साथ चलूँगा, अगर टिकट मुझे मिलता है तो रज़ाउल हक मेरे साथ चलेगा। ये हमारा एग्रीमेंट है, इसके ऊपर हम दोनों भाई एक साथ हैं। मुझे रज़ाउल हक साहब से कोई शिकायत नहीं, कोई अख्तिलाफ नहीं। अलबत्ता हमारे जो एग्रीमेंट है उसका मेरा, जहाँ हम दोनों एक पेज पे लड़ने के लिए हमारे इलाके के अमायदीन ने एक जगह बिठा के हम दोनों के इस बात पर एग्री किया है। आज भी मैं उस पर कायम हूँ। इसमें कलामुल्लाह दरमियान में आया हुआ है, कुरान मजीद भी दरमियान में आया हुआ है, तो मैं कुरान के मुनकिर नहीं हो सकता, मैं खुदा के मुनकिर नहीं हो सकता, मैं रसूल ख़त्म नबुव्वत के ख़िलाफ़ में नहीं हो सकता, चूँकि हमारे दरमियान हम दोनों का एग्रीमेंट वहाँ हुआ है। तो मैं अल्लाह के कलाम के आगे मैं रोगर्दानी नहीं कर सकता। बेशक मदनी साहब कुछ भी कहें, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के लोगों के सामने हम दोनों का हलफ हुआ है, हाथ रखा हुआ है। मैं इसी बात पे कायम हूँ और कायम रहूँगा। अलबत्ता शायद मैं उस वक़्त अपने बयानिया बदल दें जब तक मेरे जो साथी है वो अपने आप को इसे इनहराफ करने के बाद मुझे हक़ हासिल है, उससे पहले मुझे हक़ हासिल नहीं है। मैं आज भी रज़ाउल हक को अपना भाई समझता हूँ, अपना साथी समझता हूँ, अपना दाएँ बाएँ बाजू समझता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है रज़ाउल हक मदनी साहब और मैं एक साथ कैंपेन चलाएं हमारे लोगों की बेहतरी के लिए, इलाके के मसाइल के हल के लिए। वो और मैं एक साथ चलने की ख्वाहिश भी रखता हूं और उसका मेरा एग्रीमेंट। अच्छा सनाई साहब, माशाल्लाह आपकी माशाल्लाह अच्छा से एक वोट बैंक है सर, तो इसी तरह मुश्ताक का भी अपना वोट बैंक है सर। इस वक्त अभी आपके हल्के में और भी जो नए जो नुमाइंदे आ रहे हैं आज़ाद हैसियत से, मुबशिर खान ने भी ऐलान किए हुए, तो क्या समझते हैं सर कि आप इनको टफ टाइम दे पाएंगे सर? मैं किसी को टफ टाइम देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुबशिर साहब को खुशामदीद कहूँगा, चूँकि उनके मरहूम वालिद साहब और भाई साहब मेरे साथ खड़े थे, मैं उनके साथ खड़ा था। चूँकि मुबशिर साहब आ रहे तो उसने मुझसे कोई मशवरत नहीं किया, मुलाकात हुआ नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है हमारे नौजवान सियासत में आए हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पुणे से शुकुर नबी पूजी साहब बहुत अच्छा विजिलेंट लड़का है, अगर वो आते हैं तो चलो इस दफ़ा न सही तो अगले वक्तों में मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे लोग सियासत में आ रहे हैं, तो हमारे हल्के में इलाके में एक सेहतमंद सियासी माहौल पैदा होगा। मुझे खुशी है। इन सब मसला रसूल साहब आ रहे हैं उधर से, और इसके अलावा उनसे भी बेहतर हमारे हाँ अभी अच्छे अच्छे लड़के हैं। मसलन अशरफ आसी साहब हैं, बहुत अच्छा विजिलेंट लड़का है। इसी तरीके से जाकिर साहब दगोने से, इंजीनियर इफ्तिखार तुराबी साहब आ रहे हैं, ये गुरु से हमारे गुलजार साहब का नाम आ रहे हैं। तो मैं इन सब को खुशामदीद कहता हूँ कि वो आएँ, सियासत में हिस्सा लें और अपना मकाम पैदा करें। एकदम आने के बाद छा नहीं सकता है, आएंगे अपने किरदार अदा करेंगे तो फिर अगले वक्तों में हमारे इलाके के लोगों के लिए इंतखाब करने में अगर 2 आदमी हो तो मुश्किल हो जाता है। मेरे तरह कमज़ोर भी आदमी हो सकता है, ठीक है जी, कोताह भी आ सकते हैं। अगर 8-10 आदमी हो तो लोगों के लिए अच्छे से अच्छे आदमी उनमें से इंतखाब करने का मौका मिलेगा। तो मैं इन सब को वेलकम करता हूँ, ये आएँ और अपना रोल प्ले करें। अच्छा सनाई साहब, अभी इलेक्शन के हवाले से आपने कोई तैयारी शुरू की है सर, और आपकी हल्के में जाके काम करें लोगों की जो शमूलियत के हवाले से क्या कहेंगे सर? ये शमूलियत ये है, ये हमारे जो मेरे साथ हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मेरे 170 कोर कमेटी के हमारे मेंबरान हैं। मैं दूसरों की तरह सियासत नहीं कर रहा हूँ कि खुद से फैसले करें। मेरे जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर हमारे 170 रुकनी कमेटी, उसमें हमारे यूथ का विंग अलग है, अच्छा सरकर्दगान का अलग है, पढ़े लिखे लोगों का अलग है, तो उसमें टोटल 170 हैं। हमारे कोई भी फैसला ख़ास तौर पर पॉलिसी लेवल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर फैसले हमारे ये टीम के ज़रिए से करते हैं। अगर आज मैं उम्मीदवार बन के मैदान में आया हूँ तो उन टीम के फैसले की वजह से, अगर आज मैं नॉन लीग में हूँ तो उन टीम के फैसले की वजह से। जो भी मेरा फैसला होता है जो वो मेरा नहीं होता, मेरे कोर कमेटी का फैसला होता है, जैसे वो मुझे डायरेक्शन देते हैं। और इस पर बड़ा डिबेट होता है। फ़र्ज़ के लिए अभी मैं नून में आज हफीज़ साहब के साथ खड़ा हूँ, तो इस पर हमारे कोर कमेटी में यूथ के साथ बड़े डिबेट के बाद उन्होंने मुझे पकड़ पकड़ के यहाँ लाया है। तो मैं उनसे अलग बात नहीं कर सकता हूँ, उनके मशवरे पे और उनके साथ मिल के चलता हूँ। जी, असल में ये बात मुझे आपकी जो सर सियासी तो उसने मुझे कहा था कि
इब्राहिम सनाई साहब ऐसा कह रहे हैं कि उनकी जो भी फैसले होते हैं वो उनकी यूथ और उनके जो वर्कर करते हैं। तो मैंने इस हवाले साहब से पूछा था। जी जी। अच्छा सर, तो आखिर में जो हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खासकर जो आपके हल्के के अवाम सर, उनके लिए क्या पैगाम देंगे सर? उनके लिए मेरा पैगाम ये है जी कि इलेक्शन एक गेम है, जमहूरी गेम है। इलेक्शन लोगों की, हमारे आने वाले नस्लों की मुस्तकबिल है। तो हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इलाक़े के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़ा मसला हमारे रोज़गार का है। इलाका पहाड़ी इलाका है, ज़मीनें कम हैं, आबादी बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला हमारे रोज़गार का है, सेहत का है, एजुकेशन का है। तो इन तमाम चीज़ों को हल करने के लिए अच्छे, ईमानदार, पुरखुलूस लोगों को दे दें। वो लोग भी इस सियासी दंगल में सामने हैं जो पहले से सियासत में हैं, और ऐसे हमारे नौजवान भी आ रहे हैं सियासत में जो अभी तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। तो आवाम से मेरी गुजारिश है, हमारे इलाके के लोगों से, मुखलिस, अवाम दोस्त, अपने पेट को पत्थर बांध के, अपने जायदाद, अपने आमदनी, अपने ख़ानदान को मजबूत बनाने के बजाय, अपने पेट को फुलाने के बजाय अवामी बेहतरी के लिए, अवाम की खदमत के लिए और आने वाले नस्लों की बेहतरी के लिए काम करने वाले उम्मीदवारों को सपोर्ट करें। इसकी वजह से इलाक़ा में एक मुस्बित तब्दीली हो, इलाक़ा खुशहाल हो, इलाक़ा पुरअमन हो, तमाम किस्म के अज़बियत से बालातर हो, और इलाक़े को बिल्कुल मसावी तौर पर सबको एक ही नज़र से देखने वाले बंदों को मुंतखब करें, ताकि इलाक़े की तरक्की, खुशहाली, अमन बहाल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सनाई साहब। जी नाजरीन, आपने साबिक़ वज़ीर तालीम इब्राहिम सनाई साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। तो यकीनन तालीम के हवाले से इनके जो खदमात है उनको हर कोई मानते हैं, और हर कोई इनकी जो इस खदमात के हवाले से इनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं, और इनको जाने जाते हैं। और अभी आने वाले इलेक्शन के हवाले से भी इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम इनके इशाफ़ात भी किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होते क्या नहीं होते। इंशाअल्लाह एक और नए मुकाम पर आप लोगों से मुलाकात होगी, और हम कोशिश करेंगे कि जब ये हुकूमत ख़त्म होंगे तब फिर हम इब्राहिम सनाई साहब के साथ मुलाकात करेंगे, और उनके साथ एक और इंटरव्यू भी करेंगे। तब हम देखते हैं कि आज के इस बातों की हद तक है या आगे भी इनका कोई प्लान है। तब तक के लिए अपना मेज़बान नजमुद्दीन नैयर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।